स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस ऑफ फिनेंथ्रीन। फिनेंथ्रीन जो होता है उसमें भी 3 रिंग्स होती हैं प्रेजेंट इन इट एज इन द एंथ्रासीन। फिनेंथ्रीन एंड एंथ्रासीन जो होते हैं दीज बोथ आर आइसोमेरिक टू ईच अदर। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ both phenanthrene and anthracene is same, that is C14H10. Okay, and in case of anthracene, 3 benzene rings are in one plane. On the other hand, in case of phenanthrene, जो फिनेंथ्रीन है is an angular polycyclic aromatic hydrocarbon in which 3 benzene rings are fused together at their ortho positions. मतलब ये भी ऑर्थो पोजीशन पे फ्यूज्ड है, ठीक है, ये वाली भी इसके ऑर्थो पोजीशन पे फ्यूज्ड है। और इसमें जो फ्यूजन होता है, फ़र्क इसमें क्योंकि ये एंगुलर पॉलीसाइक्लिक है, तो एंगुलर में जैसे ये नेप्थलीन है और एक बेंजीन रिंग ऊपर को ड्रॉ की गई है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो एक प्लेन में 3 तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स को। जो फिनेंथ्रीन है या तो ऐसे ड्रॉ कर लीजिए या इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए, ये तीनों बेंजीन रिंग इस तरह से हैं, और या फिर इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इन तीनों का में से किसी भी तरह आप फिनेंथ्रीन की स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि क्योंकि हमने जब नॉमेनक्लेचर करना होता है या आइसोमेरिज्म करना होता है तो उस केस में हमें नंबरिंग का ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा कार्बन को कौन सा नंबर मिलेगा। तो नेक्स्ट थिंग इसमें क्या आपको नज़र आ रही है कि इसमें एक अंदर की तरफ को देखिए, हर एक फिनेंथ्रीन में इस तरह का अंदर की तरफ को एक बल्ज है, अंदर की तरफ को एक कैविटी जैसी है, इस तरफ यहाँ पे एक कैविटी की तरह है, और बाहर की तरफ को एक बल्ज है, ये इस तरफ, या फिर आप यहाँ देखें तो ये कैविटी है और यहाँ से बाहर की तरफ को क्या है, एक बल्ज है। हर एक जो फिनेंथ्रीन है इसमें ऐसा ही है, हर एक स्ट्रक्चर में है ये एक ही स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक इस स्ट्रक्चर में एक अंदर की तरफ को कैविटी होती है या बाहर की तरफ को एक बल्ज होता है। तो जो कैविटी वाली साइड होती है उसको बोलते हैं बे रीजन, ठीक है। दिस इज़ द बे रीजन, दिस इज़ बे रीजन। और जो बल्ज वाली साइड होती है उसको बोलते हैं के रीजन, ठीक है। रीजन मतलब एक एरिया, एक बे रीजन है और एक के रीजन है। ये इसको मतलब थोड़ा सा हल्का सा इसको क्या करता है, फिनेंथ्रीन की स्ट्रक्चर को समझने में हेल्पफुल होता है ये रीजन, ठीक है। तो एक है बे रीजन और एक है के रीजन, इनके नाम दिए गए हैं बे एंड के नाम से। जो अंदर की तरफ को कैविटी होगी उसको बे रीजन बोलते हैं। तो एक चीज़ तो ये है एक्स्ट्रा जो आपको समझाने वाली है। नेक्स्ट है कि जब नंबरिंग करते हैं तो इसमें हम कार्बन नंबर 1 उस कार्बन को देते हैं जो आपका के रीजन की तरफ को रहेगा, मींस मिलेगा तो उसी जो टर्मिनल बेंजीन है उसी को ही नंबर 1 कार्बन मिलेगा। लेकिन जो टर्मिनल बेंजीन है, अब देखो टर्मिनल बेंजीन में एक बेंजीन ये है, एक बेंजीन ये है, ये हैं टर्मिनल बेंजीन्स। अब इसमें या तो हमने बोला कि नंबर 1 कार्बन उस कार्बन को मिलेगा जो के रीजन की तरफ को है। तो के रीजन की तरफ को ये वाला कार्बन है जिसको नंबर 1 रीजन मिला है, या ये भी हो सकता है जिसको नंबर 1 मिले, ठीक है। तो इसीलिए इन दोनों पोजीशन को 1 और 8 पोजीशन को अल्फा पोजीशन कहा गया है, बिकॉज दीज 2 पोजीशंस आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। ये दोनों एक जैसी पोजीशंस हैं, 1 और 8। आप 8 की जगह 1 भी लिख सकते हो, लेकिन मिलेगा इसी कार्बन को, मतलब जो आपकी किस तरफ है, बल्ज रीजन की तरफ है, उस कार्बन को नंबर 1 मिलता है,
और वो भी टर्मिनल बेंजीन में। अब यहाँ पे भी देखिए, ये है ना बल्ज रीजन, इसमें ये वाली कार्बन टर्मिनल में हुई, जिसको नंबर 1 पोजीशन, फ्यूजन वाली कार्बन को नहीं, जहाँ फ्यूजन के बाद जो भी कार्बन होगी, ठीक है, या तो इसको मिलना था या इसको मिलना था नंबर 1 कार्बन, इसको नहीं मिलेगा। जो आपका बे रीजन की तरफ को है कार्बन, क्योंकि टर्मिनल जो बेंजीन है उसमें ये वाली कार्बन को भी तो नंबर 1 मिल सकता था, लेकिन ये कौन सा रीजन आ गया, बे रीजन। तो बे रीजन वाली कार्बन को नंबर 1 नहीं मिलता है। इसमें जो आपका के रीजन है उसकी कार्बन को नंबर 1 मिलता है, फर्स्ट थिंग। तो नंबर 1 अगर ये कार्बन हुई तो नेचुरली इस तरफ को जाएगा 2, 3, 4, फिर ये जहाँ पे ये वाली बेंजीन रिंग होती है ना, जिसमें कि आपका हाइड्रोजन नहीं है, उसको कोई नंबरिंग नहीं मिलेगी, 5, 6, 7, 8, और फिर यहाँ पे भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, 9 और 10, ठीक है। 10 ही कार्बन इसमें शो हो रहे हैं, बाकी यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। जब हाइड्रोजन ही नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन भी नहीं होगी, इसलिए इनको नेम नहीं किया गया है, ठीक है। हाइड्रोजन ही सब्स्टिट्यूट होगी ना, मतलब अगर मान लो इस पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लग गया तो इसका नाम होगा 2 नाइट्रो फिनेंथ्रीन, ठीक है। और यहाँ लग ही नहीं सकता नाइट्रो ग्रुप, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन ही नहीं है, तो इनको नाम नहीं दिया गया है इसलिए। और नेक्स्ट थिंग इज़ नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म में क्या इम्पोर्टेंट है कि इसको आइदर आप 1, 2, 3, 4 करके, मतलब नंबर सिस्टम से नेम कर सकते हैं, नॉमेनक्लेचर में आ सकता है, या फिर आप अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड ईटा, 5 डिफरेंट जो हैं वो कार्बन हैं इसमें, और 10 कार्बन में से 5 जो हैं वो आइसोमर बनेंगे, जैसे हमने नेप्थलीन में किया था। नेप्थलीन में आपकी ये वाली पोजीशन अलग थी, ये 4 पोजीशन बीटा थी, और ये 4 पोजीशन अल्फ़ा थी, अल्फ़ा 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 अल्फ़ा, और ये वाली कौन सी थी, बीटा 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 एंड बीटा। बिकॉज़ ये जो 4 पोजीशन हैं, ये 4 कार्बन जो हैं वो एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, और ये 4 वाले कार्बन हैं ये आइडेंटिकल हैं, तो 2 ही आइसोमर बनेंगे, या अल्फ़ा बनेगा या बीटा बनेगा। जबकि इसमें कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, 5, ठीक है, 5 बनेंगे। और ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये चारों के चारों कार्बन एक तो अलग अलग नेम किए जाएंगे, क्योंकि आप ये देख रहे हैं ना, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट के ऊपर। जो ये वाला कार्बन है इसका इन्वायरमेंट इंटायरली डिफरेंट है टू दैट ऑफ द सेकंड कार्बन, है ना, क्योंकि सेकंड कार्बन के नज़दीक में बाकी क्या स्ट्रक्चर है वो देखना होता है। इन्वायरमेंट का मतलब कि उसके पड़ोस में कौन कौन रह रहे हैं और कैसे कैसे रह रहे हैं, ये मतलब हुआ। तो इसका पड़ोसी जो है वो कैसा है, एक तो फ्यूज्ड है ना फर्स्ट का, और सेकंड वाला पड़ोसी जो है वो मतलब फ्यूज़ नहीं है, और वो है भी अलग बाहर की तरफ को है, टर्मिनल पोजीशन की तरफ को। जबकि जो सेकंड वाला कार्बन है उसका पड़ोसी कैसे हैं, दोनों में से कोई भी फ्यूज़ नहीं है, तो अलग इन्वायरमेंट आ गया। फिर इसके थर्ड वाले के भी कोई फ्यूज़ नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो थर्ड वाले के 2 और 4 हैं, तो पर थर्ड वाले के इस तरफ के पड़ोसी कैसे हैं कि 2, 1 और फिर उसके बाद फ्यूजन आ जाता है। जबकि थर्ड वाले के इस तरफ वाला कैसा इन्वायरमेंट है कि 4 एक अकेला है और उसके बाद फ्यूज़ आ जाता है। तो यहाँ पे 2 के बाद फ्यूजन आई और यहाँ पे 1 के बाद फ्यूजन आ गई, तो इसका इन्वायरमेंट दोनों तरफ से अलग अलग हो गया, इसलिए इसको अलग नेम किया गया, ठीक है। एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा होगा, तो इसलिए ये 1, 2, 3, 4 और उसके बाद ये 10, ठीक है। ये इन सब की जो है इन्वायरमेंट बिल्कुल अलग होगा। जबकि अगर आप यहाँ देखें 9 का, तो 9 और 10 का इन्वायरमेंट सेम है, इसको भी आप 9 नेम कर सकते हैं, इसको 10 कर सकते हैं,
ठीक है। 9 और 10 का इन्वायरमेंट जो है सेम है। ये देखिए, इसके पड़ोसी एक जैसे हैं, इसके भी एक जैसे हैं, बिल्कुल सेम इन्वायरमेंट है। तो इसका नाम आपका क्या आ जाता है? ईटा। 9 और 10 को हमने क्या नाम दिया? ईटा। और यहाँ पे अल्फ़ा जो है, जो अल्फ़ा था इसमें, यानी कि 1 पोजीशन थी, दैट इज़ एग्जैक्टली इक्वलेंट टू दैट ऑफ द 8th पोजीशन। ठीक है, तो इन दोनों को क्या नाम दिया? अल्फ़ा। ठीक है। सेकंड और यहाँ पे 7th, सेकंड 7th, मतलब यहाँ पे पोजीशन अगर मैं लिख दूँ तो 1 and 8, second and 7, and then 1 8 second 7, third and 6, fourth and 5th। ठीक है, और 9 और 10, ये जो ये पेयर्स हैं ये एग्जैक्टली सिमिलर हैं टू ईच अदर। ठीक है, 1 और 8 पोजीशन को अल्फ़ा पोजीशन बोलेंगे। ये एग्जैक्टली सिमिलर हैं। मीन्स अगर आपका सपोज आइसोमर मतलब नाइट्रो ग्रुप अगर लगना है यहाँ पे, अगर यहाँ लग गया नाइट्रो ग्रुप, सपोज यहाँ लग गया अगर नाइट्रो ग्रुप इस पोजीशन पे, तो हम इसका क्या नाम लिखेंगे? इसका नाम लिखेंगे हम 1 नाइट्रोफिनेंथ्रीन। और सपोज यहाँ नाइट्रो ग्रुप ना लग के, मतलब यहाँ 1 पोजीशन पे लगा था पहले, अब यहाँ ना लग के यहाँ 8th पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा दो, तो आप इसका नाम 8 नाइट्रोफिनेंथ्रीन नहीं बोलेंगे, अब ये पोजीशन 1 हो जाएगी, बिकॉज सब्सटीट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिलता है। क्लियर हो गया? तो ये अब 1 पोजीशन हो जाएगी। यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इस तरह से नंबरिंग हो जाएगी, और ये भी आपका 1 नाइट्रोफिनेंथ्रीन ही होगा। क्लियर हो गया? ये मीन्स अगर नाइट्रो ग्रुप यहाँ लगता है तो इसका नाम होगा 1 नाइट्रोफिनेंथ्रीन। और अगर नाइट्रो ग्रुप आपका यहाँ ना लग के, मैं इसमें जैसे शो कर देती हूँ कि 1 पे ना होके और 8 पे लग गया नाइट्रो ग्रुप, तो हम इसको 8 नाइट्रो नहीं बोलेंगे, इसको हम फिर अगेन 1 नाइट्रो बोलेंगे, क्योंकि सब्सटीट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिलेगा। तो अब ये वाली कार्बन 1 हो जाएगी, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इस तरह से नंबरिंग हो जाएगी फिर। क्लियर हो गया ये? है ना, क्योंकि 1 और 8th पोजीशन इक्विवेलेंट हैं, एक जैसी हैं। तो 5 आइसोमर्स होंगे इसमें, ये देखिए अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा और ईटा। ठीक है, और हर एक में ही ऐसा है। 9 10 पोजीशन ईटा हैं, 9 10 पोजीशन ईटा हैं। ठीक है, 1 and 8 पोजीशन अल्फ़ा हैं। देखिए यहाँ पे 1 और 8 पोजीशन अल्फ़ा हैं, 1 और 8। 2 और 7 पोजीशन आपकी बीटा हैं, देन 3 and 6 पोजीशन गामा है, एंड 4 and 5 पोजीशन डेल्टा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसकी नॉमेनक्लेचर होगी और किस तरह से इसके आइसोमर्स बनते हैं। तो अगर डाई सब्स्टिट्यूशन होती है और अगर दोनों आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट हैं तो 25 डाई सब्स्टिट्यूटेड आइसोमर्स आर पॉसिबल इन केस ऑफ फिनेंथ्रीन। तो वो बना भी सकते हैं आप, ज़रूरी भी नहीं है इतना, क्योंकि ये जस्ट आपको पता होना चाहिए कि फिनेंथ्रीन की क्या किस तरह से नेमिंग करते हैं। ठीक है, सपोज़ आपके पास है इस तरह, मैं ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पे, और इसमें जो है ये 3 बेंजीन रिंग्स हैं, और यहाँ पे जो है वो क्या लगा दिया है, यहाँ पे Cl लगा दिया। देन नेम इट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस। तो यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके टर्मिनल जो लूज़ कार्बन है वो यहाँ से स्टार्ट है यहाँ पे, और ये वाली पोजीशन हमेशा 9 और 10 रहती हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब यहाँ पे इसको 10 नहीं हम कर सकते, मतलब यहाँ से नंबरिंग नहीं हम स्टार्ट कर सकते इसकी।
इस तरफ से, यहाँ से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें क्लोरो को लोएस्ट नंबर देना है, तो लोएस्ट नंबर 9 ही आता है, तो 9 क्लोरोफिनेंथ्रीन इज द नेम। नाउ नेक्स्ट आ जाता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द फिनेंथ्रीन। तो देयर आर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनेंथ्रीन, और जो कि यहाँ पे ड्रॉ की गई हैं 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी होती है दैट इज़, ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन रेजोनेंस एनर्जी का, हमने हर जगह किया, नेप्थलीन के केस में भी, एंथ्रासीन के केस में भी, अब फिनेंथ्रीन के केस में भी, बेंजीन में 151 होती है, ठीक है। और इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो 387 किलो जूल पर मोल होती है, ठीक है। इसका मतलब है दिस रेजोनेंस एनर्जी इज़ 36 किलो जूल पर मोल मोर देन दैट ऑफ द एंथ्रासीन। एंथ्रासीन की कितनी होती है? 351 किलो जूल, ठीक है। तो 351 किलो जूल पर मोल होती है। तो जिसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा, वो ज़्यादा, इसी यहाँ पे क्या होगा, इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा है एंथ्रासीन से, और इसमें जो होते हैं 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनती हैं, जबकि एंथ्रासीन में 4 ही बनती हैं। तो जितनी ज़्यादा कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है किसी भी स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो मीन्स फिनेंथ्रीन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है देन दैट ऑफ द दिस एंथ्रासीन, ठीक है। और इसमें जो होता है, अगर इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को आप ध्यान से देखें तो ये देखिए यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग्स हैं, एक ये वाली है और एक ये वाली है, अलग अलग हैं दोनों बेंजीन रिंग्स, ठीक है। मतलब फ्यूज्ड नहीं है, अलग अलग हैं दोनों बेंजीन रिंग्स, दोनों की आइडेंटिटी है। और यहाँ पे भी 2 ही हैं इस स्ट्रक्चर में भी, एक ये वाली है और एक ये वाली है। अब यहाँ पे अगर आ जाएं आप, तो इसमें जो है वो बेंजीन रिंग एक बीच वाली सेंटर वाली बेंजीन रिंग है, बाकी मतलब बेंजीन रिंग जो है वो अलग नहीं है। इसमें ये वाली और ये 2 हैं, और यहाँ पे अगर देखें आप तो इसमें ये वाली बेंजीन रिंग और ये वाली बेंजीन रिंग जो हैं वो 2 बेंजीन रिंग हैं इसमें। तो इनसे क्या जो कंक्लूजन है वो निकलता है कि एक तो 2 बेंजीन रिंग, इसकी वजह से भी इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होती है ना, बिकॉज 2 इंडिविजुअल बेंजीन रिंग्स मिलती हैं इसकी 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, इसलिए इसकी 387 किलो जूल पर मोल एनर्जी होती है, जो कि 36 किलो जूल पर मोल ज़्यादा है देन दैट ऑफ द एंथ्रासीन, ठीक है। एक चीज़, और दूसरे इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपने ये ध्यान रखना है कि पहले आपने देखिए अल्टरनेट पोजीशन पे होंगे डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इस बेंजीन रिंग में बाहर की तरफ को अगर ये लगाते हैं डबल बॉन्ड, ठीक है, और इसमें अंदर की तरफ को ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है दोनों बेंजीन रिंग में। अब इसमें इस वाली रिंग में ये अंदर की तरफ को डबल बॉन्ड कर देंगे हम, ठीक है, और इसको वैसे का वैसा ही रखेंगे इस वाली को। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये चेंज हो गई। दूसरी ये हो सकती है कि इस वाले डबल बॉन्ड को हम यहाँ ले जाएं, जैसा कि हमने यहाँ पे किया हुआ है इस स्ट्रक्चर में, ठीक है। जो यहाँ पे था डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड जो था इसको आपने यहाँ पे ले गया, क्योंकि जो बेंजीन होती है वो उसके अल्टरनेट पोजीशन पे जो डबल बॉन्ड होते हैं, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे भी बन सकती है, इस तरह से भी बन सकती है। मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड ना होके इसके बिल्कुल इस तरफ हो जाए डबल बॉन्ड, जैसे यहाँ हुआ है। तो वही कर रहे हैं हम हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कि पहले जैसे ये वाली बेंजीन रिंग, तो इसका डबल बॉन्ड जो है यहाँ ले गए, पहले स्ट्रक्चर में ये चेंज है। सेकंड स्ट्रक्चर में क्या किया कि जो अगली जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, आप ये भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप ये कर सकते हैं कि इसको वैसे ही रखिए, ये देखिए, और जो इसका ये वाला डबल बॉन्ड था इसको यहाँ ले जाइए। क्लियर हो गया? ये हो गई अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें कि आपने चेंज किया। जो थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें क्या करेंगे हम कि सेंटर वाला
बेंजीन सेंटर वाली जो रिंग है उसमें पूरी बेंजीन रिंग बना देंगे और बाकी दो में ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा देंगे। ये थर्ड हो गई। ठीक है, फोर्थ तो ये थी ही। और फिफ्थ में क्या किया कि यहाँ पे भी दो बेंजीन रिंग इंटैक्ट हैं और दोनों में ही हमने जैसे इसका डबल बॉन्ड को यहाँ कर दिया, चेंज कर दिया, और इसमें जो ये वाला डबल बॉन्ड था इसको भी चेंज करके यहाँ ले गए। तो दोनों के ही डबल बॉन्ड चेंज कर दिए। पहले एक एक का कर रहे थे, यहाँ पे एक एक का डबल बॉन्ड चेंज कर रहे थे यहाँ और यहाँ, फिर हमने दोनों के ही कर दिए तो वो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गई। और एक स्ट्रक्चर में सेंटर में ही बेंजीन रिंग रखी, बाकी दो में अल्टरनेट पोजीशन पे लेके आए। क्लियर हो गया। तो ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ करनी है, क्योंकि ये आ जाता है ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द फिनेंथ्रीन। और 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मीन्स इट इज़ मोर स्टेबल देन दैट ऑफ द एंथ्रासीन। ये क्वेश्चन भी आता है ना, स्टेबिलिटी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक और हो सकता है कि डबल बॉन्ड करेक्टर, फ्रैक्शन ऑफ द डबल बॉन्ड करेक्टर। अब डबल बॉन्ड करेक्टर अगर आप देखें, क्योंकि हमने ये करना होता है कि एडिशन रिएक्शन ये देता है कि नहीं देता है। एक तो ये स्टेबल है तो कम एडिशन रिएक्शन देगा देन दैट ऑफ द एंथ्रासीन, लेकिन देगा एडिशन रिएक्शन तो कहाँ देगा, कौन से, क्योंकि डबल बॉन्ड तो आपके देख रहे हैं यहाँ पे ऑल्टरनेट पोजीशन पे जो है वो कितने डबल बॉन्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डबल बॉन्ड हैं, मीन्स 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 डबल बॉन्ड हैं इसमें, तो सभी पे थोड़े एडिशन होगी, है ना। एडिशन रिएक्शन किस पे होगा, जो सबसे, जिसके डबल बॉन्ड करेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, तो किसका होगा। ये देखिए यहाँ पे हमने फ्रैक्शन लिखा है कि डबल फ्रैक्शन ऑफ द डबल बॉन्ड ऑफ द वेरियस बॉन्ड। तो उसमें ये देखिए आप क्या हो रहा है कि अगर आप हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखें तो आपने देखा कि जो 9 और 10 पे अगर आप ध्यान से देखें तो 9 10 पे 1 2 3 4 ऐसी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं जिसमें 9 और 10 के बीच में डबल बॉन्ड है। तो इट मीन्स इसकी फ्रैक्शन कितनी आई, डबल बॉन्ड करेक्टर कितना आया 9 और 10 पोजीशन पे, 4 आउट ऑफ 5, 4/5 मीन्स कितना परसेंट, 80% डबल बॉन्ड करेक्टर है 9 और 10 पोजीशन पे। सबसे ज़्यादा डबल बॉन्ड करेक्टर 9 और 10 पोजीशन पे 80% है, 4/5 है। सबसे ज़्यादा डबल बॉन्ड करेक्टर है 9 और 10 पे। बाकी जगह आप देखेंगे जैसे ये वाला है तो 2, जैसे मान लो ये वाला बॉन्ड लेना है आपने 1 और 2 बॉन्ड, ठीक है, तो 1 और 2 में डबल बॉन्ड कौन कौन सी स्ट्रक्चर में है, एक, ठीक है, एक यहाँ पे है, 2 3, बस 3 में है ना 1 और 2 पे। तो अगर आप इसको देखें तो 3 आउट ऑफ 5 मतलब 3/5 डबल बॉन्ड करेक्टर है 1 और 2 पे। ठीक है, अब कोई और पोजीशन देख लीजिए, ये वाला देख लीजिए, डबल बॉन्ड देखना है आपने तो किस पे, 2 और 3 में देख लीजिए, 2 और 3 में तो ना यहाँ पे है ना यहाँ पे है, 2 और 3 में ना यहाँ पे है, सिर्फ ये वाली एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें 2 और 3 में, और एक ये वाली है, मतलब 2/5, 2 आउट ऑफ 5, 2 structures out of 5 have double bond character in between कार्बन नंबर सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो 2/5 आ गया इसका, ये देखिए 2/5 कंट्रीब्यूशन आया इसका। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसकी है, आप सब बॉन्ड की देखेंगे तो देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर सिर्फ एक ही एक ही स्ट्रक्चर में होगा, जो ये वाला है ना बीच वाला, ये वाला, इसमें सिर्फ यही वाली एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये वाली। ठीक है, बाकी कोई स्ट्रक्चर आपको ऐसी नहीं मिलेगी। तो यहाँ इससे आपको फ्रैक्शन मिलती है कि इन कार्बन के बीच में कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड है। तो सबसे ज़्यादा 9 और 10 के बीच में आता है, 4 स्ट्रक्चर्स ऐसी हैं जिसमें 9 और 10 के बीच में डबल बॉन्ड करेक्टर है। तो 9 और 10 पे ही एडिशन रिएक्शन होते हैं, ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है, मतलब अगर एडिशन होनी है तो इसी बॉन्ड पे होगी, यहाँ पे एडिशन हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी। बाकी बॉन्ड तो डबल बॉन्ड और भी हैं बहुत सारे, लेकिन वहाँ पे एडिशन रिएक्शन नहीं होगा बिकॉज वो ज़्यादा स्टेबल रहेंगे बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट इज ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ
फिनेंथ्रीन। तो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में इस तरह से, ये तो हमने पहले भी कर लिया कि ये बे रीजन है, ये देखिए दिस इज़ बे रीजन, जिसमें कि अंदर की तरफ को है ये बर्स्ट, और ये के रीजन होता है। अब यहाँ पे ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में एक चीज़ तो हम ये करते हैं कि ये प्लेनर है मॉलिक्यूल की नहीं है, तो इट इज़ प्लेनर मॉलिक्यूल सिमिलर टू दैट ऑफ द एंथ्रासीन, पहली बात। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए ये वाली है ना आपकी बे रीजन, तो इसमें अगर हाइड्रोजन की जगह, यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह अगर कोई बल्कियर ग्रुप्स लग जाएं तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को धक्का देना शुरू कर देंगे इधर को, है ना, ये स्ट्रक्चर को ट्विस्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, प्लेनर स्ट्रक्चर को ट्विस्ट कर देंगे, तो उसको हम ट्विस्टेड फिनेंथ्रीन बोलते हैं। अदरवाइज अगर हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है तो इट इज़ अ प्लेनर स्ट्रक्चर, लेकिन हाइड्रोजन की जगह बल्कियर ग्रुप लग गए हैं तो वो ट्विस्टेड फिनेंथ्रीन हो जाती है, तो प्लेनर नहीं रह जाती वो। अदरवाइज इसमें ये जो कार्बन हैं सारे के सारे C14 हैं, ठीक है, और H जो है वो 10 है, ये सारे के सारे एक ही प्लेन में होते हैं, प्लेनर स्ट्रक्चर है जैसे हमने एंथ्रासीन की थी। और उसी तरह से हर एक कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, हर एक कार्बन जो है वो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, एवरी कार्बन फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड एंड हैव 1 p ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल रहेगा, 1 हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स मीन्स इट फॉलोज हक्कल रूल, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को ये फॉलो करता है, दैट्स वाई इट इज़ एरोमेटिक इन नेचर। क्लियर होगी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। देन नेक्स्ट इज सिंथेसिस पे आ जाते हैं। तो सिंथेसिस वैसे तो बहुत, देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स यूज टू प्रिपेयर फिनेंथ्रीन, लेकिन उसमें से हम 3 मेथड्स करेंगे। फर्स्ट इज़ ये आपका कोर्स सिंथेसिस है, ठीक है, इसमें PA साइलेंट है। कोर्स सिंथेसिस में इन दिस मेथड जो है वो ऑर्थो नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, दिस इज बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा है, इज अंडरगो पर्किन रिएक्शन विद सोडियम फिनाइल एसीटेट, सोडियम फिनाइल एसीटेट, दिस इज एसीटेट, ठीक है, सोडियम फिनाइल एसीटेट के साथ पर्किन रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सिनेमिक एसिड, है ना, डेरिवेटिव ऑफ सिनेमिक एसिड है। यहाँ पे अल्फा फिनाइल ऑर्थोनाइट्रोसिनेमिक एसिड बनता है। तो इसमें जो यहाँ पे इसमें क्या होता है, CH डबल बॉन्ड O होता है ना एल्डिहाइड में, ठीक है, और ये CH2 का H2 और इसका O, इट इज़ रिमूव्ड एंड देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन CHC, COOH, और यहाँ पे एक तरह से देयर इज़ रिमूवल ऑफ वाटर एंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड ये वाली स्ट्रक्चर होती है बेंजीन रिंग के साथ ना, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, COOH डबल बॉन्ड है यहाँ पे बीच में, दिस इज सिनेमिक एसिड। लेकिन इसका नाम क्या है, ये आपने अपनी बुक्स में भाई इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना है, क्योंकि बुक्स में जो है ये वाली पोजीशन अल्फ़ा शो की गई है, जबकि इसमें ये वाली पोजीशन अल्फ़ा है। विद रिस्पेक्ट टू इस कार्बोक्सिलिक एसिड देखेंगे ना हम, तो दिस इज़ अल्फ़ा, दिस इज़ अल्फ़ा फिनाइल, अल्फ़ा पोजीशन पे फिनाइल लगा हुआ है, अल्फ़ा फिनाइल ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो सिनेमिक एसिड, अल्फ़ा फिनाइल ortho nitrosinamic acid, and after that it undergo reduction in the presence of tin and HCl to form this nitro group is reduced to amino group. So alpha phenyl ortho aminocinamic acid is formed. Then after diazotization reaction, अमीन्स की डाइजोटाइजेशन करते थे, हमने प्रैक्टिकल भी किया है सेकेंड ईयर में, ठीक है। डाइजोटाइजेशन जो है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस की जाती है, और जो है डाइजोटाइजेशन में NaNO2
एंड दिस वन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डाइजोनियम सॉल्ट बन जाता है। डाइअज़ो मतलब N2 पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, तो डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। देन साइक्लाइजेशन होती है, साइकिल बन जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड सल्फ्यूरिक एसिड, एंड देयर इज़ इंट्रामोलिकुलर फिनाइलेशन होती है। मतलब फिनाइल एक तरह से मॉलिक्यूल के अंदर ही साइक्लाइजेशन हो जाएगी, तो फिनाइल एंथ्रासिन 9 कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। आफ्टर हीटिंग डीकार्बोक्सिलेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एंड द फॉर्मेशन ऑफ फिनेंथ्रीन इज देयर। ठीक है, तो ये था कोर सिंथेसिस। फर्स्ट स्टेप पर्किन रिएक्शन, सेकंड रिडक्शन, थर्ड डाइजोटाइजेशन, फोर्थ साइक्लाइजेशन एंड फिफ्थ डीकार्बोक्सिलेशन। क्लियर हो गया। देन आपको ये पांचों के पांचों स्टेप ध्यान रखने हैं। देन हेवर्थ सिंथेसिस है नेक्स्ट स्टेप। तो हेवर्थ सिंथेसिस में जो है फ्रिडल क्राफ्ट साइलेशन रिएक्शन होता है इसमें मेन। तो नेप्थलीन से स्टार्ट करते हैं एंड सक्सेनिक एनहाइड्राइड के साथ। हेवर्थ सिंथेसिस हमने नेप्थलीन में भी की थी। यहाँ पे हमने वहाँ पे बेंजीन से स्टार्ट किया था, यहाँ पे नेप्थलीन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि बेंजीन से आपने एक और रिंग ऐड करनी है ना। अब यहाँ पे नेप्थलीन में एक और रिंग ऐड करेंगे, तो वो सक्सेनिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, एंड देन यहाँ पे जो है क्या बन जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे दो आइसोमर्स बनते हैं, या तो वो 1 नेप्थॉइल होगा, ये होगा ना, दिस इज़ 1 2 3 या अल्फ़ा बीटा। तो है क्या, ये 3 कार्बन का क्या होता है, प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, लेकिन बीटा पोजीशन पे क्या लगा है, 1 नेप्थॉइल। नेप्थॉइल में भी 1 और 2 पोजीशन होती है ना, या तो 1 नेप्थॉइल या 2 नेप्थॉइल। दिस इज़ 2 नेप्थॉइल। तो ये क्या है, बीटा 2 नेप्थॉइल प्रोपियोनिक एसिड है ना। दो आइसोमर बन रहे हैं, मतलब ऑल्टरनेटिवली रिएक्शन सेम ही है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे। इनको बोलते हैं कीटो एसिड्स। इनको क्या बोलते हैं, कीटो एसिड्स। तो इस फर्स्ट स्टेप में ही सेपरेशन भी हो जाती है कीटो एसिड की, या तो 1 बनेगा या 2 बनेगा। ठीक है, और फिर क्लीमेंजन रिडक्शन किसके लिए की जाती है, क्लीमेंजन रिडक्शन होती है फॉर द रिडक्शन ऑफ पर्टिकुलरली CO ग्रुप इनटू CH2 ग्रुप, जिंक अमलगमेटेड जिंक और HCl के प्रेजेंस में। तो CO ग्रुप इज़ कन्वर्टेड इनटू CH2 ग्रुप, ये देखिए, तो यहाँ पे भी CO ग्रुप इज़ कन्वर्टेड इनटू CH2 ग्रुप, बाकी वैसे ही है स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्यूटायरिक एसिड बन जाएगा, 2 नेप्थाइल ब्यूटायरिक एसिड या 1 नेप्थाइल ब्यूटायरिक एसिड, एंड देन साइक्लाइजेशन है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड HF और H2SO4 के प्रेजेंस में। तो साइक्लाइजेशन से 1 कीटो 2 3 4 ट्राई हाइड्रोफिनेंथ्रीन बनेगा, या 4 कीटो 1 2 3। मतलब ये डिपेंड कर रहा है ना आपका कि साइक्लाइजेशन जब होगी तो एक आइसोमर की अलग होगी, दूसरे का नाम अलग हो जाएगा। एक में 1 पोजीशन पे कीटो ग्रुप आएगा और एक में 4th पोजीशन पे कीटो ग्रुप आएगा। ये फ़र्क है दोनों स्टेप्स में। इसके बाद का स्टेप ये है यहाँ पे। देन लास्ट स्टेप में जो है अगेन क्लीमेंसन रिडक्शन होगी अमलगमेटेड जिंक की प्रेजेंस में, एंड फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल टेट्राहाइड्रोफिनेंथ्रीन, एंड देन डीहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम एंड कार्बन के प्रेजेंस में फिनेंथ्रीन बनता है लास्ट स्टेप में आफ्टर डीहाइड्रोजिनेशन। तो ये हेवर्थ सिंथेसिस है। फर्स्ट स्टेप फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, सेकंड स्टेप में क्लीमेंसन रिडक्शन, देन थर्ड स्टेप में साइक्लाइजेशन, एंड फोर्थ में अगेन क्लीमेंसन रिडक्शन, एंड लास्ट स्टेप में डीहाइड्रोजिनेशन। इस तरह से आप लर्न करेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा लर्न करने में कि कितने स्टेप हैं और कौन कौन से स्टेप में क्या क्या हो रहा है। अब क्लीमेंसन रिडक्शन के लिए तो आपको याद ही हो जाना चाहिए ना कि क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। अमलगमेटेड जिंक और HCl के प्रेजेंस में होता है। अमलगमेटेड जिंक मतलब अमलगम क्या होता है, मरकरी
है ना। तो जिंक है, जिंक और मरकरी का अलॉय होता है यहाँ पे, ये यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट है केसर सिंथेसिस। तो इट इज़ जो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सिंथेटिक मेथड द फॉर्मेशन ऑफ फिनेंथ्रीन। लेकिन इसमें जो फिनेंथ्रीन बनती है वो सब्स्टिट्यूटेड फिनेंथ्रीन बनेगी, और ये मॉडिफिकेशन है, कोर सिंथेसिस की ही मॉडिफिकेशन है। कोर सिंथेसिस में सिनेमिक एसिड बनता था ना, तो इसमें जो है वो जो सिनेमिक एसिड डेरिवेटिव है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू जो है एंथ्रासीन सॉरी फिनेंथ्रीन डेरिवेटिव थ्रू बेंजाइल इंटरमीडिएट। बेंजाइन इंटरमीडिएट सॉरी, बेंजाइन क्या होता है? बेंजाइन हमने हाईली रिएक्टिव स्पीशीज होती है, ये हमने फर्स्ट ईयर में बेंजाइन किया हुआ है, जिसमें बेंजीन में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, तो ये बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है। तो दिस इज़ सिनेमिक एसिड, ये मैंने बोला था सिनेमिक एसिड इज़ दिस, ठीक है। कौन सा सिनेमिक एसिड है? अल्फा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? ये अल्फा पोजीशन पे लगा है पैरा अल्फा, ये इसकी अल्फा है, इसके विद रिस्पेक्ट अल्फा है ये वाली पोजीशन। तो इस पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? पैरा मिथॉक्सीफिनाइल, ठीक है, पैरा मिथॉक्सीफिनाइल ऑर्थो। अब इसके विद रिस्पेक्ट ये वाली ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थोक्लोरो सिनेमिक एसिड। मेन तो सिनेमिक एसिड है इसका बैकबोन, ठीक है। तो इसको अगर आप जो है इसमें लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में KNH2 के साथ अगर इसको रिएक्ट करते हैं, सोडा इसमें ये पोटाशियम अमाइड है, उसके साथ रिएक्शन से सबसे पहले बेंजाइन बनेगा। HCl का रिमूवल हो रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ से H जा रहा है और यहाँ से Cl, एंड विद द रिमूवल ऑफ HCl देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन इंटरमीडिएट विच इज़ हाईली अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव। इसके बाद जो है वो यहाँ पे साइक्लाइजेशन हो जा रही है। तो साइक्लाइजेशन में बेंजाइन में ये वाला बॉन्ड इन बिटवीन आ जाएगा, H का रिमूवल है, COOH यहाँ पे बन गया है, एंड बाकी सब्स्टिट्यूएंट वैसे के वैसे ही हैं। तो इसमें डीकार्बोक्सिलेशन भी कर सकते हैं आप, ठीक है, और इसको भी आप मॉडिफिकेशन रिएक्शन से रिमूव कर सकते हैं। तो दिस इज़ 3-methoxyphenanthrin 10 कार्बोक्सिलिक एसिड। नेचुरली इसमें यहाँ पे है ना 1 2 3, दिस इज़ 4, तो 3-methoxy नाम आया इसका। यहाँ से तो नंबरिंग कर ही नहीं सकते हम, क्योंकि ये वाली आपकी कौन सी है? बे रीजन है, बे रीजन से नंबरिंग नहीं होती है, बाहर वाली साइड से नंबरिंग होती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। सिंथेसिस के मेथड्स आपने पढ़ लेने हैं ये सारे के सारे। इनमें से नेमिंग रिएक्शन है तो हैवर्थ सिंथेसिस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है, जिसको पूछते हैं, और बाकी भी आपने कर लेने हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।